नमस्कार साथियों, आखिर ये जो टेट मामला है वो सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात है कि जब जज साहब ये ऑर्डर लिख रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे, उस समय एनसीटी के वकीलों ने उन्हें क्यों नहीं रोका कि ये ऑर्डर है वो अलग ट्रैक पे जा रहा है, जो जजमेंट है वो अलग ट्रैक पे जा रहा है। दोस्तों, इसकी मैं शुरुआत आपको बता दूं। दरअसल साथियों, ये जो मामला था वो टीचर्स का टेट का नहीं था, बल्कि अल्पसंख्यक संस्थानों में टेट लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मामला था। और दोस्तों, आज मैं आपको पूरा मामला बताने जा रहा हूँ और आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर एनसीटी की गलती हुई है और कहाँ कहाँ जो याचियों के वकील थे उनसे गलती हुई है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको वो 5 तरीके भी बताने जा रहा हूँ जिसमें जब पुनः विचार याचिका की सुनवाई होगी तो इसमें साथियों टेट से छूट मिलेगी ही मिलेगी। वो 5 बड़े तरीका हैं दोस्तों, बाकायदा संवैधानिक मैं आपको दिखाऊंगा और आपको एहसास कराऊंगा कि आपकी जीत 110% है। दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो पूरा देखें, निकालें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कानूनी दांवपेच है, आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को हाइप जरूर कीजिए, हाइप दीजिए। हाइप करेंगे तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जूम करेगा, मूविंग होगा, यहाँ मतलब और ज़्यादा बूम करेगा, लोगों तक और पहुँचेगा ताकि उनको भी सही जानकारी होगी। आज के समय में यूट्यूब में कोई सही सटीक जानकारी नहीं देता है, यहाँ की बातें करता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हमें देख रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है वो महाराष्ट्र सरकार बनाम अंजुमन कमेटी, अंजुमन महाराष्ट्र में दोस्तों जितने भी अल्पसंख्यक स्कूल हैं जो छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं, लायका मदरसा मान लीजिए, हर राज्य में अलग अलग तरीके के स्कूल कॉलेज होते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही दोस्तों महाराष्ट्र में बेसिक शिक्षा से रिलेटेड बेसिक मदरसा होते हैं। तो यहाँ पर जो भर्ती होती है वो अल्पसंख्यक के द्वारा ही होती है, उनकी माइनॉरिटी चलती है, वो अपने स्तर से भर लेते हैं। सरकार का इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सरकार उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती है। जबकि यूपी में अब ऐसा नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, मध्य प्रदेश में नहीं होता है, अन्य राज्यों में नियम है, लेकिन महाराष्ट्र में दोस्तों वो अपने स्तर से भर लेते थे। तो बेसिक जो मदरसा स्कूल थे उसमें बिना टेट की भर्ती हो रही थी। अब बिना टेट की भर्ती हो रही थी, अब चूंकि साथियों आरटी एक्ट है और बीजेपी की सरकार, सबसे बड़ी बात है बीजेपी सरकार, तो बीजेपी सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में दोस्तों जब ये मैटर पहुंचा, तमाम बीजेपी के नेता हैं तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि बिना टेट पास किए हुए आखिर इनकी भर्ती कैसे हो रही है। चूँकि अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी कॉलेज थे इनके, उसमें मुसलमानों की भर्ती हो रही थी। अब ऐसे में दोस्तों बीजेपी के तमाम नेता हैं जिस पर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया। यूपी में भी आप देखते हो मदरसों में बीजेपी के लोग या कोई भी ऑब्जेक्शन उठा देता है, वैसे महाराष्ट्र में सरकार के ही मंत्री तमाम ये ऑब्जेक्शन उठाने लगे। अब दोस्तों हुआ ये कि सरकार ने वहाँ पर कहा कि जितने भी मदरसा हैं, इन्होंने कुछ टाइम इन्होंने दिया था कि 2010 से जितने भी बाद की नियुक्ति हुई है सभी का टेट अनिवार्य है, सभी को टेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो वैलिड माने जाएंगे 2010 के बाद। वहाँ पर भी दोस्तों यही बात की गई। लेकिन साथियों हुआ क्या, अब जैसा कि आप जानते हो भाई मेरिट के आधार पर भर्ती हो रहे, अपने जानने वाले लोग भर्ती कर रहे थे, तो बिना कोई क्राइटेरिया के वो भर्ती हो रहे थे। अब इसमें जो अल्पसंख्यक जितने भी हैं, अंजुमन वहाँ पर कमेटी चलती है, तो भैया उसने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि सरकार जानबूझ के मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। और वो इस फैसले के खिलाफ पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सीधे सीधे वो गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों उन्होंने फाइल केस कर दिया। और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी पहली सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली भी कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, महाराष्ट्र हाई कोर्ट जाना था। तो उन्होंने कह दिया सर, कोर्ट आप जानते हो राज्य की कोर्ट है, तो हमें उन पर भरोसा नहीं है। अब चूँकि दोस्तों मामला माइनॉरिटी से जुड़ा है, काफ़ी बड़ा विस्तृत मामला है,
भाई करोड़ों मुसलमानों से जुड़ा मामला है ये, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को अपने हैंडओवर ले लिया। और जज जो थे वो दत्ता साहब थे, एक और जज साहब थे, वो दोनों सुनवाई कर रहे थे। और जनवरी में दोस्तों एक केस फाइल हो गया था। तो महाराष्ट्र सरकार बना अंजुमन, ये जो कमेटी थी उनके बीच ये हो गया। अब दोस्तों टाइम टू टाइम भैया केस चलता रहा, सुनवाई होती रही, केस चलता रहा, सुनवाई होती रही। फिर इसमें सरकार की तरफ से एनसीटी के वकील थे, क्योंकि भाई जो कुछ गाइडलाइन है वो एनसीटी के माध्यम से चल रहा है। चूँकि आरटी एक्ट लागू हो गया है, राइट टू एजुकेशन लागू हो गया है, तो इसमें अब कोई भी संस्थान वो अपने अनुसार नहीं चला सकते। सरकार ने इसलिए उसमें चेंजिंग करी कि अब जो कुछ होगा वो एनसीटी तय करेगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे बातें हो रही थी, सारी की सारी बातें हो रही थी। तो उसमें दोस्तों जब एनसीटी के वकीलों ने कहा कि सर बिना टेट के तो कुछ होता ही नहीं है, भैया टेट तो करना ही करना पड़ेगा इनको। अब दोस्तों जब ये धीमे धीमे बात उठी है, तो उन्हीं जो अंजुमन कमेटी के जो वकील थे, प्राइवेट वकील थे, उन्होंने भी मामला उठा दिया। भाई तुम हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हो, तो चलो आप बताइएगा, आपके भी डिपार्टमेंट में भी तो टीचर की भर्ती हुई है जो कि बिना टेट की हुई है, क्या आपने उनका टेट लिया? दोस्तों ये मामला था वो महाराष्ट्र में उठाया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने जो बेसिक एजुकेशन, जो जूनियर स्कूल है कक्षा 6 से 8 उनमें भर्ती करी, वो बिना टेट के कुछ टाइम की हुई होगी। तो उस पर 200 ऑब्जेक्शन उठाया। तो जज साहब जी ने ये बात पूछी कि क्या ये बात सही है? तो भाई हुआ क्या कि सरकारी वकील थे, एनसीटी के वकील थे, उन्होंने कहा हाँ सर कुछ हैं केस, लेकिन सर वो सिर्फ महाराष्ट्र में तो नहीं है, वो तो ऑल इंडिया में है। तो जज साहब बोले भाई जो सुनने में आया दोस्तों, जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो ऐसी बात निकल के आई है वो यही आई कि जज साहब से एनसीटी के वकीलों ने कहा सर हाँ कुछ राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में यही हुआ है कि एनसीटी की गाइडलाइन से पहले भी उन्होंने बिना टेट की कर ली है। अब चूँकि दोस्तों जो पक्ष था, जो मामला था वो महाराष्ट्र का था, तो महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है, तो एनसीटी के वकील थे बार बार महाराष्ट्र की ही बात ले रहे थे। और जबकि यूपी में 2010 के बाद टेट की ही भर्ती हो रही है, 2011 से टेट होने लगा था। तो यहाँ पर साथियों हुआ ये है कि एनसीटी के वकील विश्वास दिलाने में लग गए कि जज साहब टेट ज़रूरी है, टेट बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये टेट देना क्यों नहीं चाह रहे, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये आके टेट क्यों नहीं दे सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात है। मतलब इतना मोटिव किया कि जो जज साहब थे दत्ता साहब, वो इन मैटर से तो हटके वो ऑल इंडिया की बात होने लगी। फिर वहाँ पर ऑल इंडिया की बात चलने लगी कि कहाँ कहाँ राज्यों में क्या स्थिति है। तो यहाँ यूपी मध्य प्रदेश बिहार में सभी में बात होने लगी कि ये बिना टेट के हैं टीचर्स, ये है वो है। तो यहाँ पर एनसीटी के वकील अपनी भैया चमका रहे थे कि चलो कैसू न कैसू ये अंजुमन कमेटी उनको हराया जाए। तो ऐसी ऐसी बातें बोल दी गई एनसीटी के वकीलों के माध्यम से कि सर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, एक ज़रूरी योग्यता तो होनी चाहिए सर। अरे सर ये टीचर पढ़ा रहे हैं, ये खुद ही ये वो नहीं है, तो ये सर कैसे होगा, सर कैसे होगा, सर वैसे होगा। अच्छा जो प्राइवेट संस्थान में भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी बिना टेट के पढ़ा रहे, ये भी बात उठी वहाँ पर। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, जज साहब ने, इनका तो मैटर हट गया, अब बात होने लगी ऑल इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन की कि बिना टेट के टीचर पढ़ा रहे हैं। पुराने टीचर्स भी इसमें हैं, आज के समय में वही टीचर उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो टेट नहीं है। ये प्राइवेट वकील ने उठा दी, अंजुमन कमेटी के जो वकील थे उसने ये बात उठा दी कि सर ऐसे तो फिर टेट की बात है तो पुराने टीचर को पे भी टेट लागू होना चाहिए। क्यों सर? भाई जब क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो उन पे भी लागू होनी चाहिए। तो एनसीटी के वकील ने कह दिया हाँ सर बिल्कुल बात तो इनकी सही है, भाई सभी पे लागू होनी चाहिए। तो साथियों हुआ ये कि जब फाइनल जजमेंट सुनाया गया 1 सितंबर 2025 को, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डेट रखी थी कि हम टीचर्स को तोहफा देंगे, शिक्षकों को तोहफा देंगे, टीचर्स डे मनाया जा रहा था उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि सभी को टेट करना पड़ेगा और बिना टेट के कोई भी मान्य नहीं होगी भर्ती। अब दोस्तों एनसीटी के वकील पहले तो खुश थे, लेकिन जैसे ही ये जज साहब ने फैसला सुनाया, वैसे उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, हक्के बक्के रह गए।
वे सोच रहे थे कि भाई अंजुमन का मैटर है, उन पर ये टेट लागू हो जाएगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पर हटके ये लीक से हटके ये फैसला सुना दिया। सबसे बड़ी बात है कि अंजुमन कमेटी का जिस पर फैसला सुनाना था, जज साहब ने कहा इस पर और विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है, इसलिए हम 3 जजों की पीठ या संविधान पीठ बनेगी और इस पर फैसला करेगी कि जितने भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, क्या उन पर टेट लागू होना चाहिए या उनके टीचर्स पर कोई परीक्षा लागू होनी चाहिए, तब वो बच्चों को पढ़ाएं। तो ये मामला पेंडिंग में डाल दिया, कह दिया कि भैया इनका जो मामला है वो 3 जज की पीठ सुनेगी या फिर संविधान पीठ बनेगी, 5 जजों की वो सुनेगी। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो फैसला सुनाना था किसी और का मैटर था, सुना दिया किसी और का। अब दोस्तों बात करेंगे आखिर आपके पास कौन से वो 5 पॉइंट हैं जिस पर आपको बचने के 110% चांस है। मैं आपको 110% चांस बताऊंगा, देखिएगा दोस्तों। विद संवैधानिक चलेगा, बोर्ड पर चलते हैं। देखिएगा सबसे बड़ी बात है 7/11/2024 का एक मामला था जिसमें CJI DY चंद्रचूड़ उस समय चीफ ऑफ जस्टिस थे, CJI थे चीफ ऑफ जस्टिस। उनकी अध्यक्षता में 5 संविधान पीठ बनी, यानी 5 जजों की एक कमेटी बनी, टीम बनी, जिसे संविधान पीठ कहा गया। उसने दोस्तों एक बात कही, क्या बात कही कि परीक्षा या चयन प्रक्रिया के दौरान योग्यता में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 144 का उल्लंघन है। या ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई गेम शुरू हो गया है तो बीच में आप उसको बदल नहीं सकते, रूल्स बदले नहीं जा सकते। ये खुद साथियों आप खुद देख लीजिएगा, गूगल क्रोम पे जाके चेक कीजिएगा या AI से पूछ लीजिएगा। खुद 7/11/2024 का मामला CJI चंद्रचूड़ जी थे और 5 जजों की संविधान पीठ ने ये बात बोली है। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि यही सुप्रीम कोर्ट की जब संविधान पीठ जब ये कह रही है कि परीक्षा या चयन प्रक्रिया के दौरान नियम नहीं बदले जा सकते, जो नियम है उसी पर ही मान्य होगा। ऐसा ना हो कि दौड़ शुरू हो गई फिर आप कह दो नहीं भैया 100 मीटर की नहीं, अब 200 मीटर की दौड़ आपको दौड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये बात दोस्तों हो गई। तो यहाँ पर आर्टिकल 144 का उल्लंघन हो रहा है साफ साफ। ये खुद CJI साहब ने, उनके 5 जजों की संविधान पीठ ने ये बात बोली है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बचाव पूरा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब की जो संविधान पीठ बनी उसके द्वारा। चलेगा दोस्तों, दूसरी बात करते हैं क्या बचाव है। RT एक्ट जो आया वो 2009 वाला, 2009 का जो RT एक्ट है वो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। केंद्र सरकार ने जो RT एक्ट लागू किया है वो किया है 1 अप्रैल 2010 में। तो भाई सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ लागू होती है तो ओबियसली जो चीज़ नियम बनेंगे वो आने वाली चीज़ के लिए बनेंगे, ना कि पिछली चीज़ के लिए। जैसे किसी कैदी को अगर आप सज़ा दोगे या कोई कैदी है उसको आप सज़ा दोगे तो आज के कानून के अनुसार ही दी जाएगी उसे सज़ा। ऐसा ना हो कि 10 साल बाद वो जेल में रहा, फिर नया कानून बन गया, उसमें नियम नए बन गए, तो ये नहीं कहेंगे जज साहब कि भैया वो 10 साल बाद वाले नियम इस पर लागू किए जाए, जबकि वो पहले से ही सज़ा काट रहा है उस कानून के अनुसार। तो यहाँ पर जो जिस समय नियम होता है उसी के अनुसार काम होता है, और 10 साल बाद उस पर वो नए नियम नहीं लादे जा सकते। ये दोस्तों IPC में जितने भी धारा में यही सारे आर्टिकल हैं। तो जिसको पनिशमेंट जो मिल गया उसी के अनुसार। तो कहने का मतलब ये है कि 1/4/2010 RT एक्ट बनाए, तो ओबियसली दोस्तों 2010 के बाद सारी भर्तियां हैं वो RT एक्ट के अनुसार ही होनी चाहिए। ये संवैधानिक है कि RTE एक्ट 1/4/2010 से जो भी भर्तियां शुरू हुई हैं सारी RT एक्ट के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि उस समय ये बन गया। लेकिन दोस्तों जब चीज़ ही नहीं है, वो कानून ही नहीं है, तो भैया आप पिछली भर्तियों में RT एक्ट कैसे लागू कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है ये समझने और समझाने वाली बात है। तो दोस्तों दूसरी बड़ी बात होगी आपके बचाव के लिए। तीसरी बड़ी बात है सभी राज्यों में RT एक्ट है जो अलग अलग लागू किया गया है, अलग अलग लागू हुआ है। कहीं राज्यों में दोस्तों अभी भी RT एक्ट जो 2010 के काफ़ी बाद लागू किया गया है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो साथियों एक साथ लागू नहीं हो सकता सारे राज्यों में। तो यहाँ पर कहीं कहीं RT एक्ट 2011 में लागू हुआ है, कहीं पर 2012 में लागू हुआ है, राज्यों की स्थिति के अनुसार। अब आपका राज्य अच्छा है तो हर राज्य ऐसा थोड़ी है। जहाँ कहीं कहीं आप देखिएगा जहाँ पर नक्सलवाद है बहुत ज़्यादा,
वहाँ पर सरकार लड़ रही थी उस समय, वहाँ तो एजुकेशन कुछ होता ही नहीं थे, स्कूल जला दिए जाते थे, है ना। तो धीमे धीमे भैया आने आने हर राज्य में अलग अलग स्थिति है, भौगोलिक स्थिति अलग है, वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है। आज भी एजुकेशन को लेके ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे, तो अनिवार्यता बनाया गया 1/4/2010 हर राज्यों में लागू नहीं है। तो यहाँ पर सभी राज्यों में स्थिति वो अलग अलग है, तो आरटी एक्ट अलग अलग है। तो यहाँ पर जिन राज्यों में 1/4/2010 को लागू है उसके बाद टेट है, और जहाँ पर 2010 के बाद लागू है उन पर वहाँ पर टेट लागू होना चाहिए। तो सारे राज्यों की स्थिति मैंने आपको अलग बता दी। चौथी दोस्तों बात करें, एनसीटी ने योग्यता के बारे में कहा, तो योग्यता क्या है। सबसे बड़ी बात है कि एनसीटी जो फंस रही है वो योग्यता वाले शब्द पर। एनसीटी का कहना है कि एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए। उस समय तो टेट था ही नहीं, आरटी एक्ट 2009 में बना है और ये लागू 1/4/2010 में हुआ है, और एनसीटी 1995 में हुआ है। तब वो उस समय एनसीटी बस आई थी, अस्तित्व में आई थी 1995 में, लेकिन उसको अधिकार नहीं दिए गए थे, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन अब दोस्तों एनसीटी को शक्तिमान बना दिया है, हर चीज़ में एनसीटी के नियम ही चलेंगे। लेकिन उस समय दोस्तों ये एनसीटी ने क्राइटेरिया ही नहीं बताया। क्राइटेरिया उस समय क्या था, उस समय जो उस समय की योग्यता थी वो क्राइटेरिया है। उस समय दोस्तों कक्षा 5 के बाद नौकरी मिल जाती थी, कक्षा 8 के बाद नौकरी मिल जाती है। आज की स्थिति बताइए, इंटर में भी नौकरी नहीं मिल रही है। उस समय क्राइटेरिया कक्षा 5 रखा जाता था, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए आपको नौकरी मिल जाएगी। कक्षा 8 रखा जाता था। नर्तक आश्रित में दोस्तों हाल नौकरी लग जाती थी, हर चीज़ में हाल नौकरी लग जाती थी। तब वैल्यूएशन भी नौकरी की नहीं थी, क्योंकि पैसा नहीं था, ज़्यादा मिलता नहीं था। तो आज के समय में बीएससी के बाद ही नौकरी आपको मिलेगी। जो क्राइटेरिया रखा गया वो इंटर पास रखा गया है, और तब का क्राइटेरिया तब था 5th पास। उस समय दोस्तों बीएड, बीटीसी, डीएलएड ये कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये योग्यता शब्द क्या है। एनसीटी इस योग्यता को किस चश्मे से देख रही है। अभी एनसीटी कह रही है कि टेट होना चाहिए, लेकिन टेट होना चाहिए किसके लिए, 2010 के बाद वालों के लिए, जब आरटी एक्ट लागू हुआ उसके बाद। लेकिन उससे पहले तो दोस्तों जो एनसीटी ने ही योग्यता बनाई थी, जितनी भी भर्तियां हुई थी उससे पहले की वो एनसीटी के माध्यम से हुई थी, जो भी जितनी भी एनसीटी की चल रही थी उस समय। और राज्यों ने जो क्राइटेरिया बनाया था वो उसके अनुसार अपनी अपनी भर्ती ले रहे थे सब, कि कहीं कोई इंटर ले रहा था, कहीं 8th ले रहा था। हर राज्य में हर शिक्षक भर्ती अलग अलग क्राइटेरिया से होती है, आप ये जान लीजिए। कहीं कोई कक्षा 5 के बाद ले रहा था, कहीं 8th के बाद ले रहा था। हर राज्यों का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एनसीटी ने सबसे बड़ी बात है कि ये योग्यता क्या है, और एनसीटी से आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी मांगी गई है। लेकिन दोस्तों आरटीआई का एनसीटी ने जवाब ही नहीं दिया। उसने कह दिया हमारे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि एनसीटी खुद कन्फ्यूजन में, क्योंकि वो योग्यता, वो एनसीटी तो चाहती है कि सभी पे टेट लागू हो, लेकिन उसके कहने से थोड़ी संवैधानिक चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। तो संवैधानिक एनसीटी उसका जवाब ही नहीं दे रही है। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन डालिएगा, आरटीआई डालिएगा, पूछिएगा कि ये योग्यता क्या है, योग्यता में आपको जवाब नहीं देगी एनसीटी। तो एनसीटी सबसे पहले ये योग्यता बताए कि मिनिमम योग्यता क्या है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो टेट है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, सिर्फ ये योग्यता नहीं है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। और टेट करने से आपकी नौकरी भी लग नहीं जाएगी। ऐसा नहीं आपने टेट कर लिया तो आपको पक्की नौकरी मिल जाएगी। ये टेट सिर्फ इसलिए क्राइटेरिया रखा गया भीड़ कम करने के लिए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी उस समय, भीड़ लाखों थी और वैकेंसियाँ आती कम, तो हर कोई नौकरी की बात कर रहा था। इसलिए दोस्तों ये टेट डाला गया है, इसीलिए ताकि भीड़ कम किया जा सके। अब चूंकि यूपी में ज़्यादा भीड़ थी, यूपी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि टेट के बाद एक सुपर टेट और डाल दिया कि अब आप टेट कीजिएगा फिर सुपर टेट कीजिएगा। तो क्या एनसीटी इस सुपर टेट को भी वैलिड मानेगी? सबसे बड़ी बात है भाई, अगर आप टेट को इस योग्यता में डाल रहे हो तो फिर सुपर टेट को भी डालिएगा योग्यता में। तो यानी कि जिन टीचर्स ने टेट कर लिया है 2011 के बाद, जितनी भी भर्ती टेट पे हुई है, अगर 68,000 और 69,000 की भर्ती को छोड़ दें यूपी में जिसमें सुपर टेट हुआ है, और बाकी की जितनी भी भर्तियां हैं वो बिना सुपर टेट के, तो क्या उन पर भी सुपर टेट लागू किया जाना चाहिए? जो टीचर्स हैं ऑलरेडी जो टेट पास किए हुए, तो कायदा तो यही कह रहा है कि उन पर भी सुपर टेट लागू होना चाहिए। फिर दोस्तों और भीड़ बढ़ जाएगी, फिर सुपर टेट का भी एक और टेट आ जाएगा, सुपर टेट का बाप, मतलब फिर टेट
फिर सुपर टेट, फिर एक और टेट। तो ये सिर्फ भीड़ घटाने के लिए की गई है और कुछ नहीं, ताकि हर कोई नौकरी ना मांगे, क्योंकि वो क्राइटेरिया पार ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, टेट योग्यता नहीं है, सिर्फ हर राज्य अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, हर राज्यों ने अपने अपने स्तर पर की है भीड़ हटाने के लिए। तो इसको हम योग्यता में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। टेट कभी भी हट सकता है, कभी भी ऐड हो सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है। 5वीं बड़ी बात है, मामला अल्पसंख्यक संस्थान का था। किसका था? अंजुमन कमेटी का मामला था। लेकिन दोस्तों मामले से हटकर जज साहब ने फैसला सुना दिया। सबसे बड़ी बात तो गलत यही हो गया। भाई सीधी सी बात है, हम जिस मैटर पे हमने केस डाला है, जिस मैटर पर हमने पीआई दर्ज करी है, जिस मैटर पर हमारा केस का फैसला होना चाहिए, उस पर फैसला सुना के जज साहब ने केस से हटके दूसरे चीज़ पर फैसला सुना दिया, जिसकी ना तो कोई पीएल डाली गई, ना ही कोई केस डाला गया। और अंजुमन का जो मामला था उसको टाल दिया गया कि उसे संवैधानिक पीठ देखेगी या 3 जजों की पीठ उसको फैसला करेगी। तो दोस्तों ये 5 हैं चीज़ें। आप बताइएगा इसमें और भी कोई चीज़ ऐड हो सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है, क्या फैसला लीग से हटके सुनाना चाहिए था? नहीं, फैसला जो पीआईएल डाली जाती जिस पर है चर्चा उसी पर ही चर्चा करनी चाहिए। यहाँ तक कि जितने भी आज तक या न्यूज़ चैनल है जिस पर जो चर्चा डिबेट होती है उसी चीज़ पर होती है, टॉपिक पर, टॉपिक से हटके कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ पर साथ ही सबसे बड़ी बात है, माननीय जज साहब किस तरीके से हट गए अपने टॉपिक पर। अब चूंकि ये मानवीय भूल है, किसी पर भी हो सकती है भाई, इंसानों पर ही भूल होती है। क्योंकि जज साहब ने जो फैसला सुनाया है हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा ये है, हम सब लोगों के ये है कि अपनी तैयारी अच्छे से करें और इस केस को अच्छे से मजबूती से लड़ें। और माननीय जज साहब जी ने जो फैसला सुनाया है उनको मजबूर करें कि मानवीय त्रुटि की वजह से ये गलत फैसला हो गया, एनसीटी के वकीलों की वजह से गलत फैसला हो गया। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।